बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा मेरी तबीयत ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। उम्मीद करता हूँ आज का आपका बायो मंथली पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम इस वक्त एक ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि टोटल क्लास एक्टिविटी के लिए है। इसका आपके फाइनल पेपर से कोई कंसर्न नहीं है। मेरा ये कहना हर बार इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि वो लोग जो हमारी क्लास को ऑन एंड ऑफ ज्वाइन करते हैं या रैंडम हमारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखते हैं, ऐसा ना हो कि वो इस चैप्टर की वजह से अपने आप को और मुश्किल में डाल लें। खुदा ना खास्ता मेरे कहने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है प्यारे बच्चों कि आप इस चैप्टर को लेफ़्ट करें। डेफिनेटली अगर आप फ्यूचर में अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू शुड नीड टू स्टडी दिस चैप्टर मोर थॉरोली। बट अभी वो बच्चे जिन्होंने SLO 6, 8 और 9 स्टडी नहीं किया, मेरी उनसे मौतबाना रिक्वेस्ट है कि वो लोग इन 3 SLO पर मैक्सिमम फोकस करें, क्योंकि इसी से आपका पेपर आएगा मिड टर्म, फाइनल टर्म और फिर इसी तरह आपके जो बोर्ड के पेपर्स कंडक्ट होंगे वो इसी पर होंगे। और आपका पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का रिजल्ट इस 3 SLO पे बेस करेगा। मतलब आप सेकंड ईयर भी 100% पढ़ के पेपर नहीं दे रहे हैं। आप देखिए, बस बिल्कुल भी नहीं है ऐसन। बट ऐसन देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसन आपने आगे पढ़ना है, ये बात तय है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इंटर के बाद जो है ना वो बिल्कुल, अगर आपने CA करना है, अगर आपने ICMA करना है, अगर आपको ACCA करना है, आपने सीमा करना है, आपने बाहर जाना है, आपने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना है, whatever the field you select, but if it is related to commerce, तो आपको ये चैप्टर पढ़ने से फायदा होगा, ठीक है। बस ये बात है मेरा बच्चा। नहीं महा बेटा, इसकी टेंशन नहीं लेनी। मैं इसीलिए इस चैप्टर को इतना ईजीएस्ट, इतना स्लो और इतना इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ कि भाई ये तो हमारी क्लास एक्टिविटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक क्लास एक्टिविटी को तो हमने बिल्कुल इस तरह परफॉर्म किया जैसे कि वो हमारा रेगुलर चैप्टर हो, एंड दैट वाज SLO 7। तो इस चैप्टर को मैं बहुत पुरसुकून अंदाज में पढ़ा रहा हूँ और मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। हम इसको जितनी आराम से ख़त्म करें, लेकिन बात यह है कि आप बोर ना हो जाएं, तो इसलिए थोड़ा सा हम कहीं कहीं पेस बढ़ा लेते हैं इसमें। ओके, मेरा ख्याल है मैं क्लास का बाकायदा आगाज़ कर दूं। अब तकरीबन लोग क्लास में आ चुके हैं। राइट नाउ वी हैव 40 स्टूडेंट्स, जबकि पेपर में मोर देन 47, 48, 49 स्टूडेंट्स थे। बट अभी वो सब लोग आराम करने चले गए, थक गए शदीद बेचारे। पेपर दिया उन्होंने बड़ी मेहनतों से, बहुत लिख लिख के हाथों में छाले पड़ गए मेरे नन्हे बच्चों के। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो मसले मसाइल हल होंगे और ये लोग राह रास्त पे आ जाएंगे। अच्छा जी प्यारे बच्चों, हम अल्हम्दुलिल्लाह पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। और पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम पर अच्छा सीक्वेंस सेम नहीं थी, मसला था। अच्छा, अल्लाह ताला उन्हें समझ दे। अच्छा जी, तो मैं दावत खिताब दूंगा, मैं अलिफिया को। अलिफिया प्लीज अनम्यूट योर माइक। जी सर। बेटा ये पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम पे एक एक जुमला, दो दो जुमले, तीन तीन जुमले, जितने आप इजीली बोल सकें प्लीज। सर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में ही होता है कि हम जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड एट द स्पॉट नहीं कर रहे होते, और परपेचुअल में होता है कि हम नहीं सर, मतलब जब हम मर्चेंडाइज सेल कर रहे होते हैं तो उसका बेचना हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते।
और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम मतलब साथ साथ जब हम जा रहा होता है हमारा स्टॉक से, जैसे कि सुपर मार्ट्स वगैरह में होता है, एट द स्पॉट जो हमारे पास रिकॉर्ड रह रहा होता है, तो उस तरह से होता है। अच्छा, ओके। यानी चलो अब अरीबा से बात करते हैं। अरीबा उमर, प्लीज अनम्यूट योर माइक। अरीबा बेटा, अरीबा मेरा बेटा, अनम्यूट कीजिए अपने माइक को प्लीज। अरीबा, कैन यू हेयर मी? बेटा अनम्यूट करो अपने माइक को, शाबाश। आई थिंक अरीबा को कोई माइक में प्रॉब्लम है। ओके चलें, कोई बात नहीं, आप अनम्यूट नहीं करना चाह रही तो। अस्मा, अस्मा आबिद। यस सर। जनाब, पीरियोडिक और परपेचुअल के ऊपर एक एक दो दो जितने जुमले आप बासानी कह सकें। सर पीरियोडिक में हम एक ही साल के अंदर बहुत दफा मतलब मल्टीपल टाइम्स वैल्यू निकालते हैं मर्चेंडाइज की, और परपेचुअल में कल क्लास में परपेचुअल में हम मर्चेंडाइज की दो नेचर हमने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, कि इनकम की तरह रिकॉर्ड करते हैं और एसेट की तरह। वो कब करते हैं? मुझे परपेचुअल का तो इसका सिर्फ इतना मतलब है सा हमने याद आ परपेचुअल पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। अच्छा, यस्टरडे आप नहीं। प्रेजेंट थी? यस सर। तो आपने मेरा लेक्चर यस्टरडे सुना है? यस सर। उसके बावजूद हमने फर्स्ट हमने ईयर। फर्स्ट ईयर में हाँ, परपेचुअल पढ़ा है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में परपेचुअल पढ़ा है, लो भाई, सही है। मतलब मुझे पीरियोडिक का बहुत टू मतलब बी वेरी पीरियोडिक का ऑनेस्ट, मैं याद है, क्लास के परपेचुअल सामने का बोल सही रहा से हूँ याद क्योंकि मैं तारीफ भी क्लास के सामने करता हूँ, और अगर मुझे कोई खामी नज़र आती है तो वो भी मैं क्लास के सामने ही बोलता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट अस्मा, आप उस तरह नहीं पढ़ रही जैसे आप फिजिकली क्लास में पढ़ती थी। मुझे इस बात का एहसास है कि फिजिकल पढ़ना और ऑनलाइन पढ़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप तमाम लोग ना पढ़ने के आदी थे ऑनलाइन, ना हम पढ़ाने के आदी थे, बट इस दौर से सबको गुजरना है, सही है? तो अस्मा, तुम बिल्कुल वैसे नहीं पढ़ रही जैसे तुम पढ़ सकती हो या पढ़ रही थी। बड़ी माजरत। सर मैंने बीच में इतनी क्लासेस मिस की हैं तो इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं कवर अप करूँ। चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट वही वाली बात है, जब तक तुम चीज़ों को डिटेल में स्टडी नहीं करोगी तुम्हें मुश्किल लगेगा। तुम इतनी आसान बात, और अगर तुम कल के लेक्चर में बिल्कुल हाजिर दिमाग थी मेरा बेटा, तो फिर तो तुम्हें समझ आना चाहिए। लेकिन देखो, मैं अगर नहीं कहूँगा ना यहाँ पे, अब मैं एक एक बच्चे को पकड़ के इंडिविजुअली तो मैसेज नहीं करूँगा ना, इसमें मेरी पोजीशन को समझो मेरा बेटा। आप मेरे लिए जी। एक अच्छी स्टूडेंट हो, आप अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करती थी, बट अब अगर आज आप मेरे एक ऐसे सवाल का जवाब, जो कि मैं यस्टरडे डिस्कस कर चुका हूँ, इसके ऊपर बात हुई है, मैंने हरीम का नाम लेकर इसके ऊपर बात की थी, माहा ने मुझे लिख के भेजा था, माहा की तारीफ करते हुए मैंने जुमले अदा किए थे। तो अब अगर आप लोग ये भूल रहे हैं तो बेटा माजरत। इसका मतलब है आप कल का रिकॉर्डेड लेक्चर एक बार देखें, उसके बाद फिर मेरे आज के लेक्चर को चाहें तो रिव्यू कीजिएगा, और अगर आज की बातें याद रहें तो अच्छी बात। मैं किसी और को मौका देता हूँ। ओके थैंक यू सो सर। मच, थैंक यू सो मच, आपने माइक अनम्यूट किया। जनाब, जनाब हर्षा अनम्यूट करें बेटा, जल्दी से, शाबाश। हर्षा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जल्दी से अनम्यूट करें, टाइम नहीं है। मैं आप लोगों से पूछने पूछने में पूरी क्लास खत्म कर दूं क्या? हर्षा, सो रही हैं आप? ओके जी, उसको नींद आ रही है, हर्षा क्लास में ही नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, गैर जिम्मेदारी की हद है। हर्षा, मेरा ख्याल है आप आराम करें घर पे। मुनीबा,
आप माइक अनम्यूट करें। यस्टरडे की क्लास में थी आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। मुनीबा, आप यस्टरडे की क्लास में थी? जी सर थी। जरा बताइएगा ये पीरियोडिक और परपेचुअल, और अगर आप अस्मा की बात को जरा करेक्ट कर सकें तो अच्छा हो जाएगा। Sir, periodic physical inventory system is a system in which merchandise is recorded as specific intervals as purchases or expenses, and foreign update नहीं करते हम inventory को. It is a cheap system, and as the profit is yearly calculated in the system, इसीलिए हम इसको as an expense record करते हैं. इसीलिए year end पे हम फिर inventory भी बनाते हैं, merchandise inventory debit, expense and revenue summary credit. मींस हम मर्चेंडाइज इन्वेंटरी की एंट्री बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ईयर एंड पर अपनी बुक्स को एडजस्ट करते हैं, बिकॉज एट द टाइम ऑफ परचेज वी रिकॉर्डेड द मर्चेंडाइज एज एन एक्सपेंस ऑफ द कंपनी और फर्म, राइट? Yes sir. ओके, तो And in perpetual, it is perpetuality means continuously. तो इसमें जो है हम merchandise को as an asset record करते हैं, and क्योंकि हम उसको अपना asset throughout the year record करते हैं, इसलिए year end पे हमें उसको close भी नहीं करना पड़ता, मतलब हम फिर entry नहीं बनाते। ओके, अच्छा जरा साथ दीजिएगा मेरा प्लीज। तो इसका मतलब है कि जब पीरियोडिक सिस्टम की बात करते हैं, तो जब पीरियोडिक सिस्टम में हम मर्चेंडाइज परचेज करते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इंक्रीज हुई, हमारे स्टॉक इंक्रीज हुआ, हमारे एसेट्स इंक्रीज हुए, बट वी ट्रीट दैट मर्चेंडाइज एज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म। तो हम परचेजेस को इंक्रीज कर लेते हैं, राइट? यस सर। अच्छा, और जब हम उसी मर्चेंडाइज को सेल आउट करते हैं, हम उस मर्चेंडाइज को बेचते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि हमारे पास से मर्चेंडाइज जा रही है। यानी लेट सपोज मेरे पास कुछ मर्चेंडाइज है, गुड्स हैं, और एक यूनिट की कॉस्ट है 10 रुपीज। वो 10 रुपीज वाली गुड्स मैं जब किसी को सोल्ड आउट करता हूं, तो मैं उसको सेल करता हूं ₹15 रुपए के हिसाब से। जब मैं 15 रुपए में बेचता हूं, तो मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास से 10 रुपए वाली चीज जा रही है, बल्कि मैं कहता हूं 15 रुपीज से मेरे क्या इंक्रीज हो रहे हैं मुनीबा? सेल्स, और सेल्स होती है मेरा रेवेन्यू। इट मींस एट द टाइम ऑफ सेल इन पीरियोडिक सिस्टम we do not focus that how much merchandise cost is going from the firm, ठीक है ना? yes, अच्छा, लेकिन जो परपेचुअल सिस्टम है, इसमें क्योंकि मर्चेंडाइज खरीदते हुए हमने एक्सपेंस तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, बट जब हम मर्चेंडाइज बेचेंगे तो एट द टाइम ऑफ सेल वी विल रिकॉर्ड सेल्स अमाउंट, रेवेन्यू अमाउंट, और फिर उस सेल्स की एक्चुअल कॉस्ट, यानी गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट भी उसी वक्त रिकॉर्ड होगी। और क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है, तो रेवेन्यू के साथ साथ एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो जाएगा। और एक्सपेंस किस नाम से रिकॉर्ड होगा, याद दिलाओ? भूल गई? कल बताया था। बहुत अच्छा साथ दिया आपने मेरा, माशाल्लाह, मुझे खुशी हुई आपने ये वाली बात याद नहीं है। बिल्कुल, आपके सामने स्क्रीन पे देख लो, एक नजर याद आ जाएगा। स्क्रीन पे आपके सामने है, एक नजर देख लो, याद आ जाएगा आपको। मैं चाहता हूँ ये बात भी आप ही बताओ, आपको पता है, सुनी भी आपने कल। ठीक है आपकी? नहीं सर, तबीयत थोड़ी आजकल खराब है। चाहता हूँ मैं, मुझे अंदाजा नहीं था, वरना मैं आपको बोलने के लिए इतना नहीं कहता। नहीं सर, इतनी भी खराब नहीं है, वो अल्लाह थोड़ी सी पाक खराब है। तंदुरुस्ती दे, ख्याल रखें अपना। जी बताइए, अगर बता सकती हैं बआसानी, परपेचुअल सिस्टम को देखते हुए। जवाब आपके सामने है। एंड पे सेल्स की अमाउंट रिकॉर्ड होगी, और फिर एक्चुअल गुड्स की अमाउंट रिकॉर्ड होगी, और उसी के साथ फिर एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो जाएगा। नहीं, एक्चुअल गुड्स की अमाउंट ही तो एक्सपेंस है हमारा। एक्चुअल गुड्स की अमाउंट ही तो एक्सपेंस है हमारा। तो एक्चुअल गुड्स जो हमारे पास से चली गई, उसे क्या कहते थे? मर्चेंडाइज। सोचो सोचो, तुम्हारे सामने जवाब लिखा है, मैं चाह नहीं रहा तुम्हें जवाब। चलो तुम्हें फेवर दे देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, इसलिए तुम्हें फेवर दे देता हूँ। कर्सर नजर आ रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स, यस। याद आया? कल बताया था ना मैंने ये सब। कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, याद आ रहा है या नहीं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, यानी जब
एट द टाइम ऑफ सेल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज क्रेडिट, हम कहते हैं मर्चेंडाइज बेचते हुए एक तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ और दूसरा हमारा एसेट हमारे पास से चला गया, और डेबिट हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जिसे हम ट्रीट करते हैं एक्सपेंस, यानी एट द टाइम ऑफ परचेज हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इंक्रीज करते हैं, और जब एट द टाइम ऑफ सेल हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डिक्रीज करते हैं, जब हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री खरीद के लाते हैं हम उसे एसेट ट्रीट करते हुए इंक्रीज करते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट हो जाती है। सही है, ये देखो लिखा हुआ, द कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज परचेज ड्यूरिंग द पीरियड इज डेबिटेड टू मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एसेट अकाउंट, और जब हम उसे सेल करते हैं तो इन्वेंट्री मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाती है। तो अगर ये क्रेडिट होती है तो डेबिट क्या होता होगा, डेबिट होता होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और किस अमाउंट से, एक्चुअल अमाउंट से मेरा बेटा, क्लियर? यस सर। अच्छा, अब ये कॉस्ट अमाउंट होती है, और दूसरी क्या इन्वेंट्री उतने में ही बेचते हैं जितने की है? नहीं, या तो उससे ज्यादा या कभी उससे कम। तो उस अमाउंट को कहते हैं सेल्स। तो इसका मतलब है पीरियोडिक में सेल्स की एक ही एंट्री बनती थी और परपेचुअल में सेल्स की 2 एंट्री बनेंगी। पीरियोडिक में हम कहते थे 15 रुपए से एंट्री बनाते थे, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट 15 रुपीज। हमें इससे कंसर्न ही नहीं होता था कि हमारे पास से एक्चुअल गुड्स कितने की जा रही हैं, बट इन दिस सिस्टम विच इज ऑल्सो कॉल्ड परपेचुअल, हम इसमें कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ सेल we have to make 2 entries. The first one is account trade receivable debit, sales credit amounted rupees 15, and the next one is cost of goods sold debit, merchandise inventory credit और 10 रुपीज से। ठीक है मेरा बेटा? यस चलें, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा साथ दिया, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराती रहिए। अब हम कंटिन्यू करेंगे आगे मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा। इसके बाद मेरे बच्चों बिल्कुल महा रिव्यू तो जरूरी है ना, क्योंकि देखो अब हाँ सर, अगर हमारे पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है तो इसके अंदर जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स और कंप्यूटेशन करते हैं फिर वो भी तो डिफरेंट होगी अगर ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाए। जी बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पहले से पता होगी, तो उसका इनकम स्टेटमेंट क्या डिफरेंट होता है? नहीं, उसका प्रॉफिट सेम होगा, सब चीजें सेम होंगी, लेकिन आपको कॉस्ट पहले से पता होगी। आपको कॉस्ट ईयर एंड पे निकालनी नहीं पड़ेगी, आपको ईयर एंड पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग मालूम नहीं करनी पड़ेगी। इट मींस इन परपेचुअल सिस्टम ऑन एवरी मोमेंट आपको पता होगा कि आपके पास इस वक्त कितने रुपए का माल पड़ा हुआ है, आप साल में कितने रुपए का माल बेच चुके हैं और कितने रुपए में बेच चुके हैं। पीरियोडिक में आपको ये तो पता होता था कि आप 15 रुपए की सेल कर चुकी हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता था कि आपके पास से कितनी कॉस्ट, कितने वर्थ की मर्चेंडाइज जा चुकी हैं। बट इन दिस सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम, आपको पता होता है कि आपके पास से 10 रुपीज मालियत का सामान जा चुका है और स्टिल यू हैव 50 रुपीज कॉस्ट गुड्स ऑन हैंड। राइट हरीम? जी सर, समझ आ गया। ओके मेरा बच्चा, मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब इन्वेंट्री जो ईयर एंड पर बच जाती है या इन्वेंट्री के जो बैलेंस हमारे पास रह जाता है आफ्टर ईच चेंज, उसको वैल्यू करने के लिए बेटा एक ही यूनिट है मेरा बच्चा महा, तो मैं कोशिश कर लेता हूं, लेकिन बात यह है कि थोड़ा सा आपको इन दोनों मेथड्स के बारे में, कम से कम फीफो के बारे में तो बता दूं चलो, और एवरेज तो आप वैसे समझ जाओगे, चैंपियन लोग। मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन मैं कोशिश करता हूं आपको प्रैक्टिस की तरफ लेके जाऊं, क्योंकि मेरा भी अब दिल यही है, मैंने सवाल रखा हुआ है सामने, ये है क्वेश्चन, कम से कम लिख के परफॉर्म ना कर सके तो सवाल तो पढ़ लें, वरना आप तो सो जाएंगे इस चक्कर में। अच्छा, अब क्या है मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, देखें दीज वर सिस्टम्स, सही है, इसको समझ लें, ये मेन सिस्टम्स थे और ये मेथड्स हैं। मैं बहुत एक्यूरेट मिसाल तो नहीं दे सकता, बट मैं कोशिश कर सकता हूं, और कोशिश मेरी ये है मिसाल के तौर पे कि यहां से ज्यादा दूर नहीं जाते, वरना आप कहीं इधर उधर निकल जाएंगे, आप वैसे भी जो है बगैर मतलब मसला हो जाएगा, तो बेहतर है कि मैं आपको एक ऐसी मिसाल दूं जिसमें आपको बआसानी समझ आ जाए। जनाब आली, मेरा ख्याल है मैं आपसे ये बात कर चुका हूं कि मुझे यहाँ से दुबई जाना है, तो कितने निज़ाम है हमारे पास यहाँ से दुबई जाने के, निज़ाम, सिस्टम्स, बात हुई है हमारी इस पे? जी
माशाल्लाह ज़ुहैब भाई जवाब दे रहे हैं। ज़ुहैब भाई आप ना ज़रा मुझसे रब्ता कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आपके फादर से मेरी बात हुई थी, कुछ इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे करनी है, प्लीज़ मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है? अभी क्लास ख़त्म होने के बाद कर लें, व्हाट्सएप कॉल कर लें या जैसे आपको मुनासिब लगे। ज़ुहैब मेरी बात समझ आ गई? ओके मेरा बेटा, इंपॉर्टेंट बात है ज़रा इसलिए। अच्छा हाँ जी, sea and air and by road, there are 3 systems available to approach Dubai. ओके, अब प्यारे बच्चों यहां से बाय रोड जाने के लिए भी आपके पास पर्सनल ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मुख्तलिफ तरह के मेथड्स हैं जिनको आप फॉलो करके रोड वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। अच्छा, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना आपको। इसी तरह जब आप जब आप कहते हैं बाय एयर, तो मेरे बच्चों आपके पास बाय प्लेन, बाय हेलीकॉप्टर, ये सब क्या हो गए? मेथड्स। सिस्टम में रहते हुए आपके पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं। बिल्कुल इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, जब हम पीरियोडिक सिस्टम में काम कर रहे हो या परपेचुअल सिस्टम में, हर सिस्टम के अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं क्या करने के लिए? यस, लाइक डिफरेंट मोड्स। क्या करने के लिए? इन्वेंट्री जो हमारे पास बच जाती है आफ्टर ईच चेंज। अच्छा, अब यहाँ पीरियोडिक सिस्टम में तो आफ्टर ईच चेंज हम इन्वेंट्री को अपडेट ही नहीं करते, यहाँ हम अपडेट करते हैं स्पेसिफिक इंटरवल्स पर, लाइक मंथली, वीकली, ईयरली, सेमी एनुअली। तो चाहे हम सेमी एनुअली इन्वेंट्री को अपडेट करें, मालूम करें कितने का माल बचा हुआ है, या हम आफ्टर ईच चेंज लाइक इन परपेचुअल सिस्टम we have different methods to compute merchandise inventory at year end, merchandise inventory at year end or merchandise inventory at any specific date or after each change। आपको मेरी बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? चाहे मैं इन्वेंट्री साल के आखिर में मालूम करूं, चाहे मैं इन्वेंट्री हर एक मर्तबा सामान बेचने के बाद देखना चाहूं, तो मेरे पास से कौन सा सामान गया और कौन सा बचा, इसके लिए अकाउंटिंग ने हमें डिफरेंट मेथड्स बताए हैं। अच्छा, अभी तक कोई क्वेश्चन है दिमाग में? मैं आगे बढ़ूं, आप मेरे साथ हैं? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे बढ़ता हूं ना, वरना फायदा क्या होगा। ओके, अच्छा देखें, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? बस एक बच्ची कह रही है वो मेरे साथ है, बाकी सब लोग सो गए, शायद थक गए ना बेचारे पेपर देके। हाँ ना, और क्या। अच्छा खासा सोने का टाइम था, मैंने डिस्टर्ब कर दिया आप लोगों को। आज मेरा यूनिट ही नहीं था। जी प्यारे भाई, बिल्कुल आएगा, लेकिन बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ऐसा कि ये सवाल करने से फीफो बेहतरीन समझ आ जाएगा, लेकिन ये नहीं पता फीफो होता क्या है, क्यों है। बस पढ़ा है फीफो। फीफो एक मेथड होता है, एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करने के लिए यूज करते हैं। क्या होता है? बस सर ने बोला था मेथड होता है, तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या है, ठीक है। फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अंडर पीरियोडिक, और ना सिर्फ पीरियोडिक बल्कि परपेचुअल में भी यूज करते हैं। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक मेथड है। और क्या है ये मेथड? बहुत सिंपल है। बेसिकली ये इन्वेंट्री के फ्लो के बारे में बता रहा है। देखो मेरी बात ना अब थोड़ी सी देर के लिए पढ़ाई से हट के नॉर्मल होके मेरी बात सुनो तो मैं समझ आएगी। एक दुकानदार ना जब मर्चेंडाइज खरीद के लाता है, सामान खरीद के लाता है, तो एक्चुअल या रियल उसकी प्रैक्टिस क्या होती है? उसकी कोशिश ये होती है कि वो कौन सा सामान पहले बेचे, जो वो सबसे एहसन भाई एक एक लाइन में डेफिनेशन लिखी हुई है, मुनीबा से भी मेरी डिस्कशन है, उसने भी बताई मुझे। जी बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं, मैं थैंकफुल हूँ जो लोग जवाब दे रहे हैं। बाकी सब लोग कोशिश करेंगे तो अच्छी बात होगी। हसन जाहिद साहब आपको मेरा ख्याल है बात समझ नहीं आ रही है ना? हसनैन करीम आप भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आपको भी समझ में नहीं आ रही। हफ्सा बेचारी सो रही है, वो थक गई है बैंकिंग का पेपर देके। अंजिया सलीम भी थकी हुई हैं, अनमोल भी थक गई है, अशकान भी बिल्कुल मजबूरन बैठे हैं बेचारे क्लास में।
मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप अपनी आम जिंदगी के लिहाज से सोचें, एक दुकानदार माल खरीद के लाता है तो उसकी कोशिश होती होगी कि अगर बिलफर्ज वो, हम बैठे हैं जनवरी 15 को, उसने एक बार परचेस किया मर्चेंडाइज जनवरी 1, एक बार उसने मर्चेंडाइज परचेस की जनवरी 10, उसके पास दो तरह की मर्चेंडाइज रखी हुई है, सही है, दोनों के रेट अलग अलग हों लेकिन हमें वो सेम प्राइस पे देगा, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि वो सबसे पहले कौन सी वाली मर्चेंडाइज बेचना चाहेगा? एग्जैक्टली सब बच्चे कह रहे हैं सर वो सबसे पहले पहले वाली बेचना चाहेगा कि कहीं पहले वाली रखे रखे ऑब्सलीट ना हो जाए, ओल्ड डेटेड ना हो जाए, खराब ना हो जाए, तो इससे पहले इसलिए उसकी कोशिश होगी कि वो सबसे पहले वाला सामान बेचे। ये है रियल अप्रोच। समझ आ रही है मेरी बात? प्लीज खुदारा मेरी बात सुन लें और समझ लें, ये है रियल अप्रोच। प्रैक्टिकल लाइफ में हर शख्स ऐसे ही काम कर रहा है, सही है, ये तो हो गई रियल अप्रोच। अच्छा, लेकिन अब प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटिंग अलाउ कर रही है कि आप अपनी फिजिकल जो इन्वेंट्री बची है उसे मुख्तलिफ तरह से कॉस्ट असाइन कर सकते हैं। आप बच जाने वाले सामान को कॉस्ट डिफरेंट मेथड से असाइन कर सकते हैं। क्या मतलब सर? ये पहला मेथड तो वही है जो हम पढ़ रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, जो रियल अप्रोच आप कह रहे हैं। क्या फीफो कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, और इसका मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी फर्स्ट कौन सा इन हुआ था मेरी एग्जांपल के मुताबिक, डेट वाइज बताइएगा जरा, डेट के लिहाज से बताएं फर्स्ट कौन सा इन हुआ था मेरी एग्जांपल के मुताबिक जो मैंने दी। 1 जनवरी बनीन, 1 जनवरी को फर्स्ट आया था ना। उसके बाद नेक्स्ट कब परचेज किया बच्चों? नेक्स्ट कब परचेज किया मेरे एग्जांपल के मुताबिक? 10 जनवरी को। ओके, अगर वो कह रहा है इस मेथड में, अकाउंटिंग का ये मेथड अलाउ करता है कि तुम अपने बचे हुए सामान को कॉस्ट असाइन करो इस थ्योरी के तहत, इस फिनोमेना के तहत। और ये फिनोमेना क्या कह रहा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्ज करो कि जो पहले आया वही पहले चला गया। सर तो ये तो जाने वाले की बात कर रहा है, आने और जाने वाले की बात कर रहा है, आप कह रहे हैं बचे हुए की वैल्यू असाइन करो। अरे मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम ये अप्रोच दिमाग में रखोगे कि जो पहले आया वो पहले ही चला गया, तो जो बचने वाला सामान होगा वो वही होगा जो हमने सबसे नहीं। वहां प्रैक्टिकल लाइफ में ये सेलर पे डिपेंड करता है, बट अकाउंटिंग करते हुए एज एन अकाउंटेंट हमें अकाउंटिंग ने डिफरेंट मेथड्स अलाउ किए हैं, और वही मैं आपको स्टडी करवा रहा हूं बेटा। आप बिल्कुल सही कह रही हो, ये सेलर पे डिपेंड करता है। वो तो सेलर पे डिपेंड करता है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में वो किसी कस्टमर को फ्रेश माल भी बेच दे, उसकी मर्जी है ना, और कभी कभी वो पुराना माल जो रखे रखे खराब हो गया वो उसे फेंक भी दे, उसकी मर्जी। लेकिन अकाउंटिंग करते हुए एज एन अकाउंटेंट हम उसके बचे हुए सामान को जब कॉस्ट असाइन करेंगे, तो उसके लिए अकाउंटिंग ने मुझे कहा एक तरीका, एजम्पशन। ये एजम्पशन है बेसिकली। रियल अप्रोच तो डिस्कस हो गई, इसीलिए इसको कैश फ्लो एजम्पशन में भी हमने लिख के दिया हुआ है। अगर हो सके तो इस पैराग्राफ को घर पे पढ़िएगा, ये अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा आपसे, इस पैराग्राफ को आप घर पे पढ़िएगा, बहुत बहुत आपकी नॉलेज में इजाफा होगा ये पैराग्राफ पढ़ने से, ठीक है। लेकिन अभी मैं फिलहाल इसी पे बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो हम कहते हैं प्यारे बच्चों, मैं जानबूझ के इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ कि जब हम कहते हैं ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो बच्चे कहते हैं सर इसमें तो आने की बात हो रही है, जो पहले आया, फर्स्ट आउट जो पहले गया है। ओके, अटेंडेंस मार्क कर दो। लेकिन सर आप कह रहे हैं बचा हुआ सामान। अरे मेरा बच्चा, जब मैं ये कहूंगा कि 1 जनवरी वाला सामान सबसे पहले आया था, तो मैंने सबसे पहले बेचा भी होगा 1 जनवरी वाला सामान। तो मेरे पास जो सामान बचा होगा लाजमी उसको मैं कॉस्ट असाइन करूंगा कौन सी डेट वाली? बोलो शाबाश। 10 जनवरी वाली, एग्जैक्टली। जबरदस्त, खुश रहिए।
एक बार दोबारा कहेंगे इस बात को, मुझे पता है मेरे पास सामान जो बचा फिजिकल, महा प्लीज तुम सुनना क्योंकि तुमने बहुत मुनासिब बात की थी, सुनना जरा इसे। मेरा बेटा, हमने जनवरी 1 को भी माल खरीदा, जनवरी 10 को भी माल खरीदा। क्या खरीदते हैं हम? मिसाल के तौर पे हम खरीदते हैं पंखे, सही है, फैन। तो क्या आपके ख्याल में मैं जनवरी 1 वाले पंखे अलग रखूंगा और 10 वाले अलग हैं? मेडिकल स्टोर वाला जनवरी 1 को खरीदी हुई दवाइयां अलग और जनवरी 10 को खरीदी हुई दवाइयां अलग अलग रखेगा? इलियान, खुदा का वास्ता दिमाग चला लो, मुफद्दल दिमाग चला लो। वो अलग अलग रखेगा तो पागल हो जाएगा पूरे साल वो यही सोच सोच के कि ये इस तारीख को खरीदा था, ये इतने हैं, ये इतने हैं। ओ भाई, किताबों में तो वो अलग अलग रख सकता है, किताबों में। फिजिकल उसके लिए सब सामान को अलग अलग रखना मुश्किल हो जाएगा। वो सारे सामान को एक साथ मर्ज कर देता है, ये है हकीकत। एक फ्रूट सेलर क्या करता है? जो फ्रूट आज बिक गया वो चला गया, जो बच गया कल वो और खरीद के लाता है। अगर वो खराब हो रहा हो, अगर आज वाला सामान कल उसे लगता है खराब हो रहा है तो वो उसे कम कीमत पे बेचता है, या फिर उस सामान को वो अलग से रखता है और नए वाले, और अगर उसे लगता है कि ये सही है, ये तो नए के साथ मिला के बिक सकता है, तो वो जो नया खरीद के लाएगा उसके साथ मिला देगा और उसे भी बेच देगा। अब जब वो बेच रहा होगा तो क्या वो ये देखेगा ये कल वाला पुराना सेब है या आज वाला नया सेब है? नए सेब इतने गए, पुराने सेब इतने गए। जी मेरा बेटा। सर, आपने बोला कि जो पहले खरीदेगा स्टॉक वो, और जो वो स्टॉक बाद में खरीदेगा उन दोनों को साथ रखेगा। बिल्कुल, वो तो साथ रखेगा, मिला दिया। लेकिन सर जब वो बेच रहा होगा तो सुनना सर आप कुछ कह, हाँ, जब वो बेच रहा होगा तो उसको तो नहीं पता होगा ना कि वो पहला बेच रहा है या दूसरा बेच रहा है, लाइक पहले वाली स्टॉक। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैंने भी तो यही पूछा था। और तो फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कैसे हुआ? वो तो उसको जो भी मिलेगा हाथ में वो बेच देगा, उसको क्या पता है पहले का या दूसरे का है। महा खुदारा, यही बात तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बेवकूफों वाली बात कर देती हो कभी कभी। यही तो समझा रहा हूँ कि ये रियल है, ये रियल लाइफ में ऐसे होता है। हर दुकानदार सामान बस बेच रहा होता है रैंडम, चाहे वो पुराना हो चाहे वो नया। मैंने कहा ना, इससे आसान मिसाल क्या दूं कि तुम सब लोगों को मैंने एक जो है फ्रूट का स्टॉल लगवा दिया भाई। अब तुमने आज के बचे हुए सेब भी कल बेचने और कल जो नए खरीद के लाओगे वो भी बेचने। तो क्या आप बेचते हुए ख्याल रखोगे कि 2 सेब पुराने बेचे, 3 सेब नए बेचे? नहीं ना। प्रैक्टिकल लाइफ में तो यही हो रहा है कि सब कुछ बेचा जा रहा है, पुराना नया मिला के बेचा जा रहा है, और ये भी नहीं पता कि कौन सा कितना पुराना चला गया और कितना नया चला। ये है रियल लाइफ, ये है प्रैक्टिकल लाइफ, ये है हकीकत। हर दुकानदार ऐसे काम कर रहा है, हर बिजनेस में ऐसे काम हो रहा है। लेकिन अकाउंटिंग करते हुए अकाउंटेंट इस तरह से अप्रोच करेगा कि वो कहेगा कि हमारा जितना सामान गया, अगर वो फॉलो कर रही है फर्म, अगर वो बिजनेस फॉलो कर रहा है कौन सा मेथड महा? फीफो, तो वो यूं फर्श करेगा। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है अली रजा, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस टू, राइट? अब सब्जी वाला पहले कोशिश करेगा वही सामान पहले बेचे जो वो सबसे पहले लाया है हकीकत में। लेकिन जब आप उसे बोलेंगे नहीं नहीं ये टमाटर पुराने लग रहे हैं, और आपको लगेगा कस्टमर जा रहा है, तो आप कहेंगे अच्छा यहां से नहीं, मैं आपको फ्रेश में से दे देता हूं। बात को समझिए, मैं इससे ज्यादा आसान क्या मिसाल दूं आप लोगों को? सही है अली रजा, समझ आ रहा है? भाई मेडिसिन वाला पहले पुरानी मेडिसिन जो वो खरीद के लाया पहले वही बेचना चाहेगा। लेकिन क्या, अब मुझे सोच के बताओ भाई, क्या वो हर डब्बा अलग अलग रख के बैठेगा कि पहले ये पुरानी, पहले इसमें से पैनाडोल बेचूंगा फिर ये वाली पैनाडोल बेचूंगा? खुदारा यार, मुश्किल ना बनाओ जिंदगी। हर दवाई को अलग अलग रखेगा, मर जाएगा वो तो साथ रखेगा ना, रैंडम बेच रहा होगा वो। समझ आ रही है अली रजा? कोशिश उसकी यही है, लेकिन वो हकीकत में ये कर नहीं सकता कि वो, अब देखो ना मिसाल के तौर पे समझाने के लिए कह रहा हूं, 5 पैनाडोल के डब्बे खरीद के लाया, 4 डब्बे बिक गए, 1 डब्बा बाकी है, 1 डब्बा बाकी है। अब वो
4 डब्बे और ऑर्डर कर देता है, 4 डब्बे और आ गए, 5 हो गए जनाब, अब 5 डब्बे मौजूद हैं। अब जब कस्टमर आएगा तो क्या वो ये कोशिश करे हर मर्तबा कि वो जो सबसे एक बचा हुआ था उसी में से बेचूंगा, उसी में से बेचूंगा? नहीं भाई, बहुत मुश्किल है ये बहुत मुश्किल है मेरे बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। तो रियल लाइफ क्या है? रियल लाइफ में चीजें सारी आ रही होती हैं, एक जगह इकट्ठी हो रही होती हैं और धमाधम बिक रही होती हैं, ये है रियल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में पुरानी चीजें कोई नहीं खरीदता। यस, ये एजम्पशन बेस्ड मेथड है। एग्जैक्टली, माँ ने मेरी बात समझ ली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है वो तो समझ आ गया ना सबको, कि प्रैक्टिकल लाइफ में सब सामान मिक्स हो रहा है और नया पुराना सब एक साथ बिक रहा है। बट इन अकाउंटिंग, अकाउंटेंट एज्यूम, और अकाउंटेंट अपनी मर्जी से फर्ज नहीं करता। अकाउंटेंट की क्या औकात के वो अपनी मर्जी से फर्ज करे? अकाउंटेंट एज पर इन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, these methods are allowed by the international accounting standard 2 कि एक बिजनेस अपनी एंडिंग इन्वेंटरी को कैलकुलेट करते हुए ये एजम्पशन ले सकता है कि जो पहले आया था वो सारा का सारा माल चला गया, चाहे वो गया हो या ना गया हो। बेटा अटेंडेंस मार्क कर लिया? हसन जाहिद आप सो रहे थे शायद, अटेंडेंस तो मार्क भी हो गई मेरा बेटा, आप सो रहे थे शायद, है ना भाई? क्लियर हुई बात या नहीं? ईमानदारी से बताओ। अकाउंटिंग का मेथड अलाउ कर रहा है सर। जी अली रजा, लास्ट मिनट है, मैं फी अमानिल्लाह कह देता हूँ। अली रजा का सवाल सर मैं ये बोल जी जी अली रजा। सर ये मैं ये बोल रहा हूँ कि आज आपने जो एक सामान खरीदा है और अगर वो बच गया, मतलब आज आप नहीं बेच सके उसको, हाँ। और कल आपने दूसरा सामान ला के रख दिया और आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का फिर टी अकाउंट मेंटेन करके उसको कल के ब्रॉड डाउन में डालेंगे? बिल्कुल, मैं एक दिन का टी अकाउंट बना रहा हूँ, मैं तो मर्चेंडाइज खरीदे जा रहा हूँ और परचेजेस लिखे जा रहा हूँ। और अगर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का टी अकाउंट भी बना रहा हूँ तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के टी अकाउंट में बढ़ाते जाऊंगा इन्वेंट्री। अली रजा आप मेरे साथ हैं? आखिरी मिनट चल रहा है, मेरा ख्याल है आप लोग ब्रेक एंजॉय करें अपना, ठीक है? 2 मिनट रह गए, 1-2 मिनट, तो आप ब्रेक एंजॉय करें, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। नहीं बस एक काफ़ी है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अली रजा समझ आ गई? समझ आ गई अली रजा? ओके जी, ओके। इंशाल्लाह कल जो है हम कोशिश करेंगे